मुझे कल शाम को पता चला, मतलब सूचना देने की ये बात है, एक तो कुछ अध्यापक उल्टा सीधा भड़काते बच्चों को। मेरा नंबर स्विच ऑफ था, तो भाई ऑफिस के नंबर भी है, इन पे व्हाट्सअप है, सूचना देने की इन पे भी सूचना दी जा सकती है। तो शाम को एक बच्चा मैसेज कर रहा कि सर, एक ग्रुप में लिख रहे थे कि बायोकोट ईएडी। मैंने कहा क्यों? कि आज कोई ट्विटर अभियान था, आपने इसमें सपोर्ट नहीं किया। मैं कहा एक काम करो, तुम्हें जो करना तुम वो करो। मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट के पैसे हमारे पास तो है नहीं, तुम ही करो वो काम। मतलब ऊर्जा को गलत दिशा में लगाएंगे। तो मैंने कहा ये चीज़ आई कहाँ से? यूट्यूब पे कोई जयपुर के अध्यापक थे, अड्डा अड्डा फोर कुछ है ना, वो ये कह रहे थे कि जो अकेडमी साथ दे ठीक, नहीं तो उस अकेडमी का ही बाइकआउट करो। मैंने कहा वही आधे से ज़्यादा तो वही कमज़ोर कर दिया। अरे बाइकआउट करना चाहिए था, सरकार का कर दे रहे किसी एकेडमी का। मैं कहा पहली चीज़ तो गलत शिक्षा ये दी दे, ऐसे एकता यूनिटी है ही नहीं कुछ। 10-20 किसी और के पीछे पड़ेंगे, 10-20 किसी और के, तो बेचारों को वैसे ही इधर उधर बांट दिया। इन्हें तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए था, एक दिन करने से कुछ होगा भी नहीं, एक दिन करने से कुछ होगा भी नहीं, 8-10 दिन ढंग से रेल बनानी पड़ेगी और वो ट्रेंड में लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है बेचारे की, 1-2 दिन करेंगे फिर ठंडे पड़ जाएंगे। कहीं धरना प्रदर्शन की अरेंजमेंट करें तो वहाँ बेचारे 2-4 पहुँचेंगे, किसी को ये तबीयत खराब, किसी को ये, बहाने पूरे। होम का इंतजार सब कर रहे हैं, होम आएंगे तो भरेंगे ये सारे। लेकिन भाई ये है कि अरुण चला जाएगा, मैं क्यों जाऊं? ये नौकरी सबको चाहिए लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। तो वैसे इनका इलाज भी सही हो रहा है, यूनिटी जीरो है, कुछ करना चाह नहीं रहे। नहीं तो एक दिन लखनऊ में एक दिन के लिए 5,000 विद्यार्थी इकट्ठे होकर अल्लाह बोलते हैं। 5,000 मात्र, 5,000 तो फिर भी ज़्यादा संख्या, 2-2.5 हज़ार हो जाए तब भी। जितनी बार धरना हुआ उसमें कितने पहुंचे? 200-400। इसमें भी लड़ाई हो गई, 100 अलग भाग गए, 100 अलग भाग गए। अरे टीचरों को बुलाओ ही ना, तुम टीचरों को बुलाओगे वो नाश करोगे धरने का, वो अपने अपने चलाएंगे फिर। टीचर तो और वहाँ जबरदस्ती जा रहे हैं ये दिखाने के लिए, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा कोर्स ले लो। पर टीचरों को बुलाने की जरूरत क्या है? टीचरों से समर्थन ये कराओगे भाई बच्चों को बोल दो, बच्चों को भेज दो, बात खत्म हो गई। टीचर जाते हैं तो मुद्दा बेचारा वो हो जाता है कि यार मास्टर जी आ गए ना, चाय पानी भी पूछ लो, धरने का उद्देश्य है नहीं। फिर गुरु जी आ गए यार, थोड़ा सा इनकी सेवा कर लो। तो धरने में तो बेकार है टीचरों का जाना भी, और वैसे भी। हाँ भाई विद्यार्थियों का काम है, टीचर सपोर्ट करे वो बढ़िया बात है, फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करे, खाने पीने की व्यवस्था में सपोर्ट करे। अब वो चीज़ यहाँ बेचारे लखनऊ जाके बच्चे, मुझे कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर यहाँ तो बिल्कुल बुरी हालत है, खाने तक की, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, झेल लो। चले फिर समाप्त करें इसे। क्या हुआ राकेश? नींद खुल जा रही सुबह जाके? चलो बढ़िया बात है, हैं? 6 बजे उठ जाते हैं, बढ़िया बात है। यहाँ पर थे ना हम लोग। अरे बारिश में तो फुल मजा आएगा, टेंशन ना ले, तो डेली बारिश होगी अब यहाँ। यहाँ तक सीख चुके थे ना हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट लिखेंगे, चार्जिंग
देखो इस टॉपिक के ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन इस टॉपिक में से छोटे छोटे सवाल निकल जाते हैं, 4 से 5 सवाल। धरने पर योगी जी FIR कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय भीम, जय भीम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सब खुश रहो तुम। अब आ जाओ, थोड़ा पढ़ लो। देखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस का हमारा उद्देश्य ये है कि उदाहरण के तौर पे बेटा आप समझिए, ये बैटरी, जो बैटरी यहाँ रखी है, क्या कभी ऐसा होता है, मान लिया अभी 7 बजे सप्लाई आई और 7 बजे सप्लाई से चार्ज करना शुरू करे, तो क्या ऐसा होता है कि स्विच को ऑन करते ही ये पूरी चार्ज हो जाए? नहीं होता ना। अच्छा, मेरे हिसाब से ना ही ये होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और ये डिस्चार्ज होने लग जाए, तो क्या कभी ऐसा होगा कि बेटा ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाए? नहीं होता ना। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि जो ये बैटरी है, जो ये कैपेसिटर है, इसका जो व्यवहार है वो समय के साथ साथ निर्भर करता है, ये समय पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जैसे कि ये सोचकर देखना है, जब ये चार्ज होना शुरू हुआ, मान लिया इसे 0% चार्जिंग था। 0% चार्ज का मतलब है पूरी तरह से डिस्चार्ज। भाई सप्लाई आई तो थोड़ा सा बेचारा चार्ज हुआ 1%, फिर थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे तो 2%, थोड़ी देर के बाद में देखेंगे 5%, 10%, 20%। तो समय के साथ साथ में जैसे समय हो रहा है तो वैसे वैसे वो चार्ज होता हुआ चल रहा है। लेकिन बैटरी जितनी ये बैटरी है, सेल वाली, ये वाली, सभी बैटरी नॉर्मल है ना। हाँ सभी। तो यहाँ हम लोग जब कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर का भी वही व्यवहार है, वही नेचर है। तो कैपेसिटर का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो भी समय के साथ साथ में बदलता हुआ चलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, एक होता है रेखीय संबंध। आपने देखा होगा रेखीय संबंध का मतलब ये है कि भाई आउटपुट जो हमें मिलता है वो इनपुट के सीधे सीधे समानुपाती होता है। एक लाइन में ऐसे दिखाया था ना हमने। अच्छा, तो रेखीय संबंध में हम ये कहते हैं कि यदि भाई 1 घंटे में 20% चार्ज होती है, भाई 2 घंटे में 40% हो जाएगी, 3 में 60% हो जाएगी। यही तो होता है रेखीय संबंध का मतलब। अच्छा, लेकिन जो ये बैटरी या ये कैपेसिटर होता है, इसका जो संबंध होता है समय के साथ में, वो रेखीय ना होकर, आपने गणित में एक फंक्शन पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, ई ना, एक्सपोनेंशियल। तो ये नेचर रहता है, ये बिहेवियर होता है। अब एक्सपोनेंशियल का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि भाई 1 घंटे में 50% चार्ज हो गया, भाई तो 2 घंटे में 100 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब नहीं होता। और इसमें यहीं से सवाल बनते हैं और यहीं बच्चा फंसता भी है। फिर टाइम कांस्टेंट से सवाल आता है। आप पढ़ते होंगे टाइम कांस्टेंट बराबर R/C, सेकंड में इकाई होती है। तो चार्जिंग का मतलब सीधे सीधे ये है कि आप कैपेसिटर का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो समय के साथ में कैसे बदल रहा है, ये चार्जिंग में हमें सीखना है। तो हमने यहाँ ये देखा है कि हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारे यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है।
और यहां से हमने ये सप्लाई वोल्टेज दे दिया V, और इसने करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया जी I। ठीक है भाई बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, क्या बैटरी, कैपेसिटर, इसे आप AC से चार्ज कर सकते हो? AC से चार्ज कर सकते हो? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि AC का मतलब होता है जितना ये चार्ज यहाँ देगा अगली हाफ साइकिल में बेटा उतना ही यहाँ निगेटिव हो जाना है। ठीक है, एक बार करंट इस तरफ है तो एक बार इस तरफ है आवेश। तो कोई भी कैपेसिटर, कोई भी बैटरी जो ये लग भी रही है, ये कभी भी AC से चार्ज आवेशित नहीं की जा सकती। इसलिए तो ये सब सिस्टम लगाना पड़ता है, नहीं तो बैटरी को लगा के सीधे यहाँ लगा दो। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? पहले रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है जो AC को DC में बदलता है। तो DC से हम लोग चार्ज करते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये समझना है कि देखिए जी, जब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस में स्मॉल v प्रदर्शित करती है तात्क्षणिक मान को। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ये मतलब नहीं कि सर ये तो DC था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हमने वहां भी वही परिभाषा लिखी थी कि किसी भी क्षण, किसी भी समय पर किसी इकाई का जो मान होता है वो तात्क्षणिक मान कहलाता है। अच्छा जी, और इस समय पर इसमें जो करंट धारा बह रही है वो है स्मॉल I। कैपेसिटर के अक्रॉस की बात हो रही है भाई। ये तो सप्लाई दे दिया आपने, ये आपको सीरीज दिख रहा है, R और C सीरीज में है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जितनी सप्लाई दिए तुरंत यहाँ सेट हो जाए। धीरे 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 ये चार्ज होना शुरू होगा समय के साथ, समय के साथ धीरे 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 धीरे, और जब ये वोल्टेज इसके जितनी हो जाएगी तब हम कहेंगे भाई पूरा चार्ज हो गया। ठीक है जी, कि भाई इतनी जो क्षमता थी वो पूरा चार्ज हो गया। चलिए जी, तो हमने अभी क्या कहा कि इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वो ले लिया हमने यार VR, कि भाई रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। अब ये बताओ इसका डेरिवेशन करवाऊं? डेरिवेशन करवा दूं इसका? चलो फिर, हमने कहा टोटल जो वोल्टेज V है वो VR और प्लस में V इसके बराबर ही तो है भाई। टोटल हमने जो कहा कि भाई टोटल ये वोल्टेज VR और V में चली जाएगी। अब ये बताइए कि अगर मैं ये लिखूं कि V बराबर में, भाई ये तो आपने IR कर लिया। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि V बराबर में, या चलो यहां से देखो, I इज इक्वल टू C dV बाई dt। ये भी तो होता है यार, यानी कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस में वोल्टेज में परिवर्तन होने का विरोध करता है। अपने यहां कहा कि देखो जी, VR में IR प्लस में जो आपने ये V रखा हुआ है इसको यहीं छोड़ दिया आपने। ये आपने एक छोटा सा काम ये कर लिया कि V माइनस V बराबर में आप IR लिख सकते हो। भाई से इधर माइनस ले गए तो I इंटू R हो गया। अब I का मान यहां से यहां रख लो, तो क्या भी कह सकते हो कि V माइनस V बराबर में
आर सी डीवी बाई dt। अरे आई का मान ही तो रखा है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखना, हम ये कर सकते हैं कि नहीं। हमने ये कहा dt बाई आर सी बराबर में dv बाई v माइनस वी। अंकल भी देखे थे यार से। अरे इस dt को यहाँ ले गए, आरसी को नीचे ले गए, ये dv है v, अब माइनस वी यहाँ कर दिया। भाई लिख सकते हैं ये। आपने कहा दोनों ओर समाकलन करने पर, आपने कहा दोनों ओर समाकलन करने पर, भाई dt मतलब डिफरेंशिएट है, समाकलन करेंगे तो t बटे आर सी। अच्छा जी, log e, देखो ये v है, माइनस के v है तो ये, अरे 1/x log e x हो जाता है यार। अच्छा जी, जब आप अलग अलग के सापेक्ष में करते हैं तो एक स्थिरांक लेना पड़ता है आपको, a लेना नहीं पड़ता। यस, अवकलन समाकलन तो सीखते हैं ना, और नहीं लेना होता तो फिर छोड़ दो, फिर वैसे याद रखना कि फाइनल रिजल्ट क्या था। हमें अब ये मिला, हमने कहा कि देखो सर, हम ये जरूर जानते हैं कि जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया तो ये पूरी तरह से अनचार्ज था, यानी कि पूरी तरह से डिस्चार्ज था। तो हमने ये कहा कि t बराबर 0, t बराबर 0 वो समय है जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए स्विच को ऑन किया। तो जब भाई कोई सप्लाई नहीं है तो कैपेसिटर कहां से चार्ज हो जाएगा। तो t बराबर 0 पर कैपेसिटर चार्ज नहीं होने का मतलब है v बराबर 0। भाई वोल्टेज तभी तो आएगी जब कुछ चार्ज होगा। अच्छा जी, हमने इसको यहां रखा तो 0 बराबर में माइनस लॉग e v माइनस वी प्लस में a। v का मान कितना रखेंगे यहाँ, प्लस में a। भाई t का मान 0 रख दो, स्मॉल v का मान 0 रख दिया। तो यहां से बेटा हमें मिला a बराबर में log e और v। अच्छा जी, इसे हमने समीकरण a कहा है, इसे हमने समीकरण b कहा। ठीक है, हमने कहा कि ये वैल्यू को हमने a में रख दिया तो t अपॉन आर सी बराबर में माइनस लॉग v माइनस वी प्लस में a का मान कितना हुआ, लॉग e और कैपिटल B। फिर से बता दो, देखो ये कुछ और नहीं, ये सप्लाई है। ये मिल गया जी। आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आते हो, देखो अगर log e a हो और log e b हो तो
तो आप इसे log ए बी लिख लेते हो, है जी। अगर log ए हो और माइनस के log बी हो तो आप बेटा इसे log ए बटे बी लिख लेते हो। तो हमने इसी प्रॉपर्टी को अपना यूज किया, हमने कहा जी देखो ये हमें मिल गया टी बटे में आर सी बराबर में log ई वी बटे वी माइनस वी। भाई ये पॉजिटिव ऊपर, माइनस वाला नीचे। ठीक है, अच्छा जी। देखो आप जब एप्टीट्यूड में यानी मैथमेटिक्स में लोगारिथमिक वाला चैप्टर पढ़ते हो तो इसे आप सॉल्व करके ये लिखते हो कि जो बेस है, बेस कितना है e, कि e की पावर t बटे आर सी बराबर v अपॉन वी माइनस वी। इसे ये भी कहते हैं कि एंटीलॉग ले लो, मतलब जो बेस होता है, बेस की जो ये पावर है ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमें मिल गया जी। चलो भाई ये बताओ क्या हम इसे लिख सकते हैं कि v माइनस वी बराबर में v बटे में, इसे इधर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, e की पावर t बटे आर सी। क्या हम इसे लिख सकते हैं, नीचे से अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो माइनस टी बटे आर सी, भाई नीचे पॉजिटिव ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हम इस v को अगर मैं इधर लेकर जाता हूं और इसे हम इधर लेकर आए, क्या लिख सकते हैं क्या? भाई v को इधर लेकर जाते तो पॉजिटिव हो जाता, क्या कैपिटल V को कॉमन लिया जा सकता है? कैपिटल V को अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां से हमने कहा कि जो r और c है इसे कहते हैं हम लोग समय स्थिरांक यानी कि टाइम कांस्टेंट। अभी सवाल देखना कि अगर कोई इसे डेरिवेशन को नहीं भी करेगा तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फाइनल याद होनी चाहिए। और इसका इंपॉर्टेंस देखना कि खास बात क्या है इसमें। टाइम कांस्टेंट को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आर सी और इकाई होती है सेकेंड। तो आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट ये है भाई। इसे जब हम यहां पर रखते हैं तो v बराबर v 1 माइनस ई की माइनस टी अपॉन टॉ। ये अभी हमने कहा समीकरण नंबर सी है जी। ठीक है, अभी पहले यहां तक लिखो इसे। अच्छा, डाटा बहुत खत्म हो रहा है। बिल्कुल भाई, डाटा की बचत करो, क्लास मत देखो। जबकि एप्लीकेशन पे क्वालिटी एडजस्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन डाटा की बचत जरूरी है। आप लोगों का महीने का खर्चा 5000 तो आता ही होगा। यहाँ 5000 तो आता ही होगा।
बेटा अगर ये मान लिया कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा है तो देखो ये चीज़ नहीं छोड़नी, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एक तो बराबर आर सी और नीचे ये तीन चीज़ मतलब जड़ है, ये नहीं छोड़ना। अरे विनय बाबू बताओ इसमें क्या थ्योरी लिखाएं? ये लिखाएं कि धारा V से निकल के C में घुसती है फिर निकलती है, ये लिखाऊं हैं? फिर V छोटा हो जाता है, VR की तरफ बढ़ जाता है, ये सब लिखाने की जरूरत है थ्योरी? गलत गलत लोगों की क्लास देख के आओगे तो यही हालत होगी, यूट्यूब को देखना ही बंद कर दो। नहीं यार, इसमें सोचने की, इसमें अरुण बाबू क्या थ्योरी लिखा है बताए इसमें भाई? अब जो किताब में है, जब उसमें किताब में ये चीज दे रखी है ITI की, में सवाल लेकिन पूछ रहा है। अब देखना इसमें कितना बढ़िया 5 सवाल है इसमें, 4 से 5 इतने सॉलिड सवाल है इसमें जो एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है। कि राकेश अगर मैं R का मान दे दूं और C का मान दे दूं तो मैं समय स्थिरांक नहीं पूछ सकता, यानी टाइम कांस्टेंट, तो भाई R इंटू C करके उत्तर आ जाएगा। इस पे अभी देखो तो यही तो है जड़। है? अरे फॉर्मूला ही तो कमाल की चीज है, अभी तो तुम्हें आधी अधूरी चीज पढ़ाई है। ये फॉर्मूला 5 सेकंड का ऐसा सवाल देगा जो बहुत कम बच्चे जवाब देंगे या गलत देंगे। अभी तुम देखते रहो, देखो मतलब बिना कोई कैलकुलेशन के, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी देखो उतार लिया यहां तक, लास्ट का रह गया, कोई नहीं लिख ले। किसमें? नहीं, धारा इस पार से उस पार थोड़ा ही दिखाई है, अंदर तभी तो चार्ज हो रहा है, जो यहां से गया वो इसके अंदर चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये तभी तो चार्ज हो रहा है, ये चार्ज स्टोर हो रहा है। जब धारा आर पार निकलने लग जाती है तब तो ये पूरा चार्जिंग मोड में था, मतलब शुरुआत में इसमें धारा आर पार निकलेगी, थोड़ा सा चार्ज रुकेगा, अभी देखना ग्राफ बनाऊंगा मैं, फिर थोड़ा सा चार्ज और रुकेगा, फिर धारा और कम निकलनी शुरू होगी, फिर थोड़ा और चार्ज रुकेगा, तो शुरुआत में धारा आर पार जाएगी, बाद में धारा आर पार नहीं जाएगी। हाँ है? अरे आर तो करंट को लिमिट करने के लिए लगाया ना, कंट्रोल करने के लिए उसे, नहीं तो इसे फूक फाक देगा ना भाई। ये है ना, ये था ना बात भाई। यहां से आगे चले, देखो कितनी मजेदार चीज है ये। भाई ये वाला जो कैपिटल आई है बाकी कुछ नहीं है, तो सप्लाई दिखाया मैंने ना, कैपिटल का मतलब है ये सप्लाई है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज और धारा जो समय के साथ बदलेगी, ये दो चीजें हैं। ये तो सप्लाई था इसलिए मैंने ये भी V से दिखा दिया, ये कैपिटल I से दिखा दिया, इसका और कोई मतलब नहीं था। देखो तुमने दो चीजें ये सीखी है, बड़ी अच्छी चीज है, अब इसे ध्यान से समझना। देखो
आपने ये कहा कि I इज इक्वल टू सी बाई डी वी बटे डी टी है जी। एक तो ये छोटे से न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। dv बटे dt का मतलब है वोल्टेज परिवर्तन की दर। इसका मतलब ये होता है थ्योरी में कि कैपेसिटर अपने आप में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। ये इसलिए करा दिया, असल में ना 2 बार करवाना था। ये इंडक्टर में भी सेम कॉपी करना था, बस इंडक्टर में V की जगह I आ जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर बेटा आपने ये भी पढ़ा है कि V बराबर V 1 माइनस ई की माइनस टी बटे टॉ। अरे पढ़ा है यार। टॉ क्या था? समय स्थिरांक, टाइम कांस्टेंट। एक आपने कमाल का फॉर्मूला ये सीखा है। आपने ये V का मान यहां रख दिया I के लिए, तो बाकी इसको आप सॉल्यूशन मत करो, आप सीधे लिख सकते हो कि I बराबर में, देखो कैपिटल V से वोल्टेज की समीकरण है, कैपिटल I से धारा की समीकरण है। तो I बराबर I से हल करके माइनस ई की माइनस टी बाई टॉ, ये मिलती है जी धारा की समीकरण। आप इसे यहां रखते, अवकलन करते, तो आपको यही रिजल्ट मिलना था। ये 2 समीकरण आ गए हमारे पास में। बेटा ये रेखीय समीकरण नहीं है, या रेखीय संबंध नहीं है इनके बीच में। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। आपने ये कहा कि जी आप समय स्थिरांक या टाइम कांस्टेंट बोल तो रहे हो सर, लेकिन ये है क्या चीज? हमें तो टाइम कांस्टेंट देखना है कि टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है। अच्छा जी, तो हमने यहां से ये कहा कि सबसे पहले यहां पर है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में एक छोटा सा ये काम करिएगा, और ये जो अब चीजें बता रहा हूं केस, ये रियली में आज के डेट में ITI में आने का पूरा चांस है। क्यों? इनमें बहुत मुश्किल नहीं, ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत, ना किसी कैलकुलेशन की जरूरत। ये सिर्फ आपको याद रखना है मात्र। तो केस फर्स्ट में हमने कहा जी एक काम करके देखो, T बराबर टॉ रख के देखो। T यानी समय है, वो समय स्थिरांक के बराबर करके देखो। T बराबर टॉ किया, तो जब T बराबर टॉ आप रखोगे बेटा, तो e की पावर माइनस के 1 हो जाएंगे, है जी। आप इसे हल करोगे, जैसे मुझे तो वैल्यू याद है कि भाई ये 36 आ जाता है, e की पावर -1 का मतलब 0.367 आता है। फिर 1 में से माइनस करोगे, तो देखो वोल्टेज जो V का मान है ये आएगा 63.2% ऑफ V। कैपेसिटर में वोल्टेज का मान बढ़ने का मतलब होता है बेटा चार्ज होना। जैसे ये बैटरी लगा रखी, तो जैसे जैसे इसमें वोल्टेज बढ़ती गई मतलब ये चार्ज होता गया। फिर ये मान आप यहां भी रखोगे, तो अगर वोल्टेज बढ़ी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट गिरेगा। क्यों? इसमें 1 माइनस है, इसमें 1 माइनस नहीं है। अभी तुम्हें ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। तो आपको मान लिया ये पूछा गया, आपको R का मान दे दिया और C का मान दे दिया, तो निकाल सकते हो। अरे टॉ बराबर RC, और आपको एग्जामिनर ये कहें कि बैटरी को 63% चार्ज होने में लिया गया समय बताओ,
63% कितनी है ये पॉइंट वाले हैं? फुल है? अरे भाई 63% का फुल चार्ज 100% होता है फुल चार्ज। तो 36 के ये से हटा दे ले, अब 36 कहाँ ले जाएगा? वोल्टेज का मान बढ़ना, ये समीकरण बताती है कि वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, धारा का मान घट रहा है। तो चार्ज होने का मतलब है जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा और धारा का मान गिरेगा। तो इसे दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका है कि वोल्टेज का मान 63% तक बढ़ गया, या लिख सकते हो कि भाई धारा का मान 37% तक गिर गया। इसे दो तरीके से बोल सकते हो। तो अगर ये कहेगा कि बैटरी को या कैपेसिटर को चार्ज होने में 63% चार्ज होने में लिया गया समय बताओ, तो सीधे सीधे क्या करना है, T बराबर टॉ, और टॉ का मान हमें पता है R इंटू सी। अच्छा जी, अब इसने क्या काम किया, केस 2 देखो। होता ये यार, समस्या ये आ जाती है कि वो आपसे ये कहे, बच्चा ये सोचता है कि अगर 63% टॉपर है तो भाई 2 टॉपर, तो ये 63 गुना 2 डबल हो जाना चाहिए, यही तो सोचेगा। लेकिन वो तो रेखीय संबंध है। अगर हम लोग बेटा t बराबर 2 टो रखें, यानी कि समय स्थिरांक को डबल कर दें, भाई टो का मान कितना RC, उसे अगर हम डबल कर दें तो याद रखिएगा कि वोल्टेज का मान बढ़ के 86% ऑफ V तक चला जाएगा और करंट का मान बढ़ के ये 14% ऑफ I तक हो जाएगा। ये मैं दशमलव वाले नहीं लिखा रहा आपको ना, अदरवाइज ये 86 पॉइंट समथिंग होता है, ये 13.8 कुछ होता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये जरूरी है ही नहीं आपको लिखना। अच्छा जी, जैसे ही इसने कहा कि टाइम कांस्टेंट को यदि डबल कर दें तो वोल्टेज कितनी प्राप्त कर लेगा, आप कहेंगे कितनी, क्या 86% करेगा। तीसरा है केस 3, यदि हम 3 टो कर दें तो V का मान आ जाएगा 95% ऑफ V, और बेटा ये रह जाएगा मात्र 5%। मतलब वोल्टेज का मान बढ़ेगा और करंट का मान गिरेगा। आपसे एग्जामिनर ने कहा कि कैपेसिटर को 95% तक चार्ज होने में लिया गया समय बताओ, तो टाइम कांस्टेंट को कितने से गुणा करके उत्तर देना है, 3 से, 3 टॉ। अरे ये देख लो ना। अभी देखो केस 4, हमने कहा जी 4 टो रखो, 98% ऑफ V, भाई ये 98 हो गया तो ये 2%। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कैपेसिटर को 98% तक चार्ज होने में लिया गया समय बताओ, तो आपने कहा जी टो बराबर R से निकाल के 4 से गुणा करना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें, अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट को 5 गुणा कर दें V का मान पूरा मिलना, अरे भाई 100% मिल जाना, 100% मान मिलने का मतलब पूरा चार्ज होता है, तो भैया ये होता है पूरा चार्ज होने में लिया गया समय। मैं आपसे ये कहूं कि टो का मान 5 सेकंड है, कैपेसिटर को पूरा आवेशित होने में लिया गया समय बताओ, 25। अरे 5 से गुणाई तो करनी है, इतना इतना क्यों सोच रहा है भाई? अरे ओ भाई दोस्त, मेरी सुना कर, तेरे दिमाग में
हेमा मालिनी चल रही हो और यहाँ थोड़ा ही दिमाग चलेगा फिर। क्या देख रहा है यहाँ, देख 5 से अगर टो को गुणा कर दे समय स्थिरांक को, तो भैया ये पूरा चार्ज हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 98% तक चार्ज हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 95% तक चार्ज हो जाएगा। 2 से करेंगे 86% चार्ज हो जाएगा। अगर टो बराबर रखेंगे तो मात्र 63% चार्ज होगा। भाई देखो, कैपेसिटर के चार्ज होने को दर्शाया जाता है वोल्टेज से, इंडक्टर के चार्ज होने को दर्शाया जाता है धारा से। तो वोल्टेज का मान बढ़ना और धारा का मान गिरना चार्ज होने को दर्शाता है। इंडक्टर में उल्टा होता है। खैर इंडक्टर की इंडक्टर में करेंगे बात, है ना। तो आपने ये देखा, अब एग्जामिनर अलग अलग खेल खेल रहा है। एग्जामिनर ने कहा कि टो बराबर तो 1 सेकंड है या 1 मिली सेकंड है, माइक्रो है, तो 86% तक चार्ज होने में ले आ गया। समय बताओ। तो हमें पता है कि भाई 2 ये 86% मतलब 2 से गुणा है। आ गया उत्तर हमारा बिना कैलकुलेशन के। ये भी लिख सकता है कि वोल्टेज का मान बढ़कर 86% प्राप्त कर ले और धारा का मान गिरकर 14% रह जाए तो समय कितना समय लगेगा। तो आपको तो पता है ना कि 2 टो है, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो हमने ये 2 समीकरण से एक ग्राफ बनाया जी। ये समय है, ये वोल्टेज और धारा है। यही हमने शुरू में कहा भी था कि जब हम कैपेसिटर को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसका रेखीय संबंध नहीं होता, एक्सपोनेंशियल हुआ करता है। तो जब आप 1 माइनस ई की माइनस वाले फंक्शन को खींचते हो तो ये बनता है ऐसा ग्राफ, सीधी लाइन ना आके कर्व जैसे एक लाइन। तो ये लाइन दर्शाती है, देखो v बराबर v 1 माइनस ई की माइनस टी बाई टो को। ठीक है जी। अब इसमें देखो I का मतलब है कि I का 1, ये देखो 1 माइनस यहाँ था, यहाँ नहीं है 1 माइनस, यहाँ सिर्फ e की माइनस है। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में मान तो ज़्यादा है लेकिन समय के साथ साथ गिर गया जी। तो वोल्टेज का मान बढ़ना और धारा का मान गिरना क्या प्रदर्शित करता है, उसके चार्ज होने को बताता है। तो ये ग्राफ है I बराबर I e की माइनस टी बाई टो वाला। देखो फायदा देखो इस चीज का जो हमने बनाया है। फायदा ये है कि मान लिया बेटा हमने जो ये समय कहा है ना, ये जहां पर वोल्टेज का मान देखो कितना 100% V का मतलब V वैल्यू, और धारा का मान कितना हो गया यार, देखो 0 हो गया भाई। ठीक है ना। तो भाई इस समय को हम किससे प्रदर्शित करें, 5 टो। अच्छा जी बेटा पूरा चार्ज है, पूरा आवेशित। भाई वोल्टेज का मान 100% मिल गया, धारा का मान 0, पूरा आवेशित। कितने समय पे मिला है, t बराबर 5 टो पर। अच्छा जब ये कैपेसिटर, मेरा सवाल ये है कि कैपेसिटर पूरा आवेशित है तो ये ओपन है या शॉर्ट है, शॉर्ट है। नालायक धारा तो 0 है, धारा 0 का मतलब ओपन होता है। हाँ तो ये पूरा आवेशित जब भी होगा तो ये कैसा है, ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। शुरुआत में बोला मैंने, शुरुआत में ही कहा ना, तो शुरुआत थोड़ा ये आ गया।
अब ये था, ग्राफ को देखो ना यार, ये बताओ धारा का मान है, अरे भाई ये तो t बराबर 0 था ना, t बराबर 0 तो जब हमने चार्ज करना शुरू किया था वो था, तो पूरी तरह से अनचार्ज था, अनावेशित था, तो हमने कहा जी पूरा अनावेशित है। जरा ये देखो, धारा का मान तो पूरा यार, और वोल्टेज का मान शून्य, तो क्या है, शॉर्ट है। तो जब ये पूरा अनावेशित होगा तो ये शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। फ्री का नंबर है, एक कैपेसिटर पूरे अनावेशित है, यानी पूरा डिस्चार्ज है, तो किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। पूरा चार्ज है, किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। पूरा चार्ज होने में लिया गया समय 5 to 98% तक चार्ज होने में लिया गया, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हो, देखो अलग अलग रूप में। आपने कहा जी ये 4 to है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 98% ऑफ V है, और ये देखो गिरते गिरते धारा थोड़ी सी बच गई। आपने कहा जी ये 2% है, देख लो। आपने कहा जी ये देखते हैं हम, तो ये 3-2 है, तो वोल्टेज का मान देखो ये रहा, और धारा कम है, वोल्टेज ज़्यादा धारा कम। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वोल्टेज का मान बढ़ना, धारा का मान गिरना, ये आवेशित होने को दर्शाता है, चार्ज होने को बताता है। जैसे कोई कहे भाई अलग अलग ये पेज ऐसा है, इससे एग्जामिनर छोटे से छोटा सवाल पूछ लेगा बिना कैलकुलेटर वाला, जरूरत ही नहीं कैलकुलेटर की, बस आपको थोड़ा सा अपना बेसिक आना चाहिए। मान लिया आपसे एग्जामिनर ने ये कहा कि भाई एक संधारित्र में वोल्टेज का मान घट रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आप कहेंगे जो डिस्चार्ज को कर रहा है। तो वोल्टेज का मान बढ़ना, आवेशित होना, ठीक है जी। वोल्टेज को ना कहें, धारा से संबंध बनाए अगर, तो कहेंगे भाई धारा का मान गिरना आवेशित है, और धारा का मान बढ़ना मतलब अनावेशित है। तो खैर अभी तो हम आवेशित पढ़ रहे हैं भाई, तो वोल्टेज का मान बढ़ना, धारा का मान गिरना क्या है, चार्ज होना। पूरे को बनाओ और पढ़ो इसको। अरे आजकल आईटी में सब में पूछेगा इसको। नहीं नहीं नहीं, धारा समय के साथ बढ़ेगी नहीं ना, धीरे धीरे गिरती जाएगी वो। सिर्फ शुरुआत में होती है, शुरुआत में होती है, थोड़ा सा चार्ज को वहां छोड़ देती है, फिर पार आती है, फिर और चार्ज को छोड़ देगी, फिर और कम मिलेगी दूसरे एंड पे। वही तो दर्शा रहा है वो धीरे धीरे। शुरुआत में निकलेगी, शुरुआत में दोनों प्लेट एक शॉर्ट के तौर पे काम करेगी, जब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो इसका मान डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके बना रखे सब चीजें।
बना लिए ये, एक बार पढ़ भी लेना इसको, जरूरी है काफी। तो एक छोटा सवाल करके बताओ। लिख लिए यहाँ तक? ये एक छोटा सवाल लिखिए। एक 5 माइक्रो फैराड के संधारित्र को एक 5 माइक्रो फैराड के संधारित्र को 100 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ 100, भाई सी का मान 5 माइक्रो फैराड है, 100 किलो ओम किलो ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़कर आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है तो कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हैं? 2.5? मतलब देख लो, ये कोई प्रयास की जरूरत भाई, निकाल। 2.5 second, very good.
भाई नींद में हो गए तुम लोग? नींद में हो यार, रात की उतरी नहीं अभी। ये क्या लिख रखा है? मैं चारों को देख रहा तुम्हें। ये क्या लिख रखा है? हैं? और टो का मान क्या पढ़ाया तुम्हें? आर का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, तो आप 5 टो का मान नहीं निकाल सकते? अरे आर का मान लिखना है, आर का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, गुणा कर दो 5 से। समय कितना है यार? चिल्ला चिल्ला के ये तो चीज पढ़ाई तुम्हें कि पूरा चार्ज होने में लिया गया समय मतलब क्या है? 5 टो है, तो 5 गुणा आर इंटू सी तो करना है। आर का मान 100 किलो ओम दे रखा है, सी का मान दे रखा है, सॉल्यूशन ही तो करना भाई। अब भी नहीं पढ़ा कुछ? पढ़ने देखो, हो गया। अरे आर का मान कितना दे रखा है? टो का मान कितना निकालोगे तुम? टो गणित मत सिखाओ मुझे। ए भाई, टो का मान कितना निकालेगा? टो का फॉर्मूला क्या सिखाया समय स्थिरांक का? है आर सी। तो तुझे जो न्यूमेरिकल में मान दे दिया, तुम्हें रखना भी नहीं आता वो मान है? तो आर का मान कितना है? 500 ओम में या किलो ओम में है? तो अगर ओम में करेगा तो 10 की घात 3 करेगा। और दूसरा क्या है? हाँ मतलब 100 जो भी है, इन्होंने जो भी बोल रहे हैं, ये तो 500 लिख रखा भाई ने, 500 लिख रखा उसने। ये क्या कर रहे हो तुम? 500 क्या है ये? समय को 500 के में लिख रहा है ये, फिर क्या करे समझ नहीं आ रहा। अरे आर का मान कितना है भाई चचा? आर का मान कितना है? अभी आर का मान 5 माइक्रोफैराड बता रहा। तो टो निकाल सकता है, आर इंटू सी करेगा। ये तूने ये कैसे लिखा, ये समझ नहीं आ रहा मेरे ये। हाँ अच्छा, और ये 5 माइक्रोफैराड को फिर फैराड में नहीं करेगा इसको? तो अब हल करेगा, अब कर। 0.5 आ जाएगा, आ गया। अब ये टो का मान है, पूरा चार्ज होने में लिया गया समय कितना लिखते हो? तो इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा? है कर फिर। इसे दूसरे को बता रहा, अपने आप किया नहीं, दूसरे को सलाह दे रहा है। अब बता कितना आया? कितना सेकंड में या मिली सेकंड में? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मतलब तुम लोगों को अगर ये लग रहा हो ना कि भाई आजकल एग्जाम में हमारे नाम के सामने गोले किसने गोल अच्छे भरे तब नौकरी मिलेगी, तो गलत फहमी में जी रहे तुम। और तुम्हें लग रहा होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ा दिया, ये मुश्किल की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ITI में तो इससे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है, ये मुश्किल की कैटेगरी में नहीं है। क्या सिखाया? पूरा चार्ज होने में लिया गया समय 5 गुना टो, 98% चार्ज होने में लिया गया समय 4 गुना टो, 95% की बात करते तो 3 गुना टो, 86% की बात करते तो 2 गुना टो। तो ये मुश्किल कैटेगरी में नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ो।
इसमें तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला भी क्या ना, देखो मैंने कहा ये चीज है जरूरी जो केस बनवाए हैं, फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन चांस कम है थोड़ा आने का। तो इसी पे तो सवाल ये बनाए दोस्त। ये भी पूछ सकता है, हाँ कौन सा सही कौन सा गलत, बिल्कुल पूछ सकता है। मतलब आपको ऐसी चीजें ज्यादा पूछेगा जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम हो और थोड़ा बहुत कुछ लॉजिकली चीजें हो। जैसे इसी में अगर मैं प्लस कर देता ना यहाँ, तो ये गलत हो जाता। मैं बता दूं, देखो ना, जब इनको हम आइडल स्थिति में लेते हैं तो ये RLC रेखीय में ही कैटेगरी में आते हैं। जब इनको हम लोग आदर्श स्थिति में लेते हैं, ये हमारी आदर्श स्थिति नहीं, ये प्रैक्टिकली कंडीशन है। तो RLC अगर देगा आपको एक साथ जैसे लिखता है नॉर्मली, तो वो रेखीय में ही ठीक होता है RLC, क्योंकि वो आदर्श स्थिति में ही सवाल बनता है और उसमें रेखीय पे ही टिक करना है। ये तो हम लोग प्रैक्टिकल स्थिति पढ़ रहे हैं, जैसे बैटरी लगा दी, इंडक्टर लगा दिया, तो ये तो प्रैक्टिकल स्थिति है। हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियली चीजें, तभी तो ये 5 केस अलग अलग बनवाए हैं। जैसे कई बार तो ऐसा है 5 टो भी नहीं पूछेगा, नॉर्मल R और C देगा और कहेगा कि समय स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो बराबर RC पूछ लेगा। कई बार की ये जरूर दिमाग में रखिए, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यही कहीं 98% वोल्टेज के मान को प्राप्त करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हैं? तभी ये सिखाने की जरूरत है, मतलब इन चीजों को रट के नहीं कर सकते। नहीं अभी करेंगे ना, डिस्चार्जिंग अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है वो। मतलब ये मान के चलो कि जरूरत है आज के एग्जाम के हिसाब से छोटे छोटे चीजें सीखना हमारी। और आप कोई भी ये कौन सी आती है जो बुक आती है बड़ी सी पेपर में रखी है हमारे पास भी, जैसे निम्मी पब्लिकेशन की बुक हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें भी हैं। तो आपको लगता होगा, कुछ लोग जैसे यूट्यूब पर भी बोलते हैं सर उस किताब किससे पढ़ाई है। आपको अगर ये लगता है कि ये पब्लिकेशन की किताब पढ़ के आप IIT के एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप गलत हो। इन्हें पढ़ के सिर्फ आप सेमेस्टर को पास कर सकते हो, कंपटीशन को पास नहीं कर सकते। आप ये लगा लो कि देखो अभी ये जितने 1-2 सेट भेजा बच्चों ने मुझे, सवाल लिख के भी शेयर किए थे ये टेक्निकल हेल्पर वाले में। पेपर पूरा आसान था लेकिन बीच बीच में ऐसे हर सेट में कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो IIT वाला बच्चा है जिसको बहुत कम सीखता है। नहीं अभी नहीं, आंसर की नहीं है मुझे। मतलब पुराने वाले को भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 2-4 हर सेट में तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि जिन्हें बच्चा जिसके आसपास में भी नहीं जाता। और UPPCL को जब टारगेट रख के चलें तो फिर तो ये मान के चलो कि किताब पढ़ के UPPCL में 150 में से 70 ही सवाल होंगे। तो ज़रूरत है आज के ज़माने की छोटी छोटी चीज़ों को सीखना। अब यार ये कौन नहीं बता सकता, बताओ कि C बराबर एप्सिलॉन A/D तो यार सब पढ़ लेंगे, वो किताब में वही लिखा है। आवेशित होने का अनावेशित होने का क्लियरली मतलब आता है हमारा कि ये चीज़ें हम सीखें। और हमारा समय लगा लो कि आधा 1 घंटा जो लगा तो लगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत बढ़िया था। नॉर्मल एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जब ये पूरा अनावेशित है कैसे काम कर रहा है, तो आपको सिर्फ क्लास में बैठ के सुनना था। आपने कहा जी ये तो शॉर्ट था। जब ये पूरा चार्ज हो गया तो जी ये ओपन हो गया जी। चलो जी, अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक और कवर करते हैं। ये हमारा चार्जिंग स्टेट था, चार्जिंग था ये।
हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्चार्जिंग। चलो एक बिंदु जोड़ेंगे इसमें। देखो जब हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, अब हमारी समीकरण वगैरह ना सब मतलब सर्किट वगैरह परिपथ आरसी वही पुराना ही है। तो जब हम लोग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो वोल्टेज की समीकरण अब बनेगी V बराबर V ई की माइनस टी अपॉन टॉ। और टो वही पुराना है यार, तो वही पुराना है। अब इसमें डेरिवेशन वगैरह करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है डिस्चार्जिंग के लिए। यार एक बात बताओ कि वोल्टेज के मान बढ़ने का मतलब क्या था? चार्ज होना। और वोल्टेज के मान का घटने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज होना। अच्छा, यहां पर सिर्फ ये ध्यान देने की बात है कि I बराबर में माइनस आई, इसका ग्राफ भी बनवाऊंगा। क्यों? ग्राफ देके ये कहा कि बताइए डिस्चार्जिंग होने की अवस्था में कौन सा ग्राफ सही है। लगा दिया, आपको पता है तो आपने टिक लगा दिया। देखो I बराबर माइनस आई ई की माइनस टी बाई टो। तो एक बात को याद रखना, ये माइनस है तो इसका मान ये गिरने को बताता है और ये बढ़ने को बताता है। तो फिर से देखो पहले वाले का उल्टा, वोल्टेज का मान गिरना और धारा का मान बढ़ना किसे दर्शाता है? चलो डिस्चार्जिंग लिख लो। ये डिस्चार्जिंग को बताता है। यार ये करंट में माइनस आना क्या बताता है? ये बताता है बिल्कुल कि कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है, याद करो मैंने कल भी ये बताया था आपको, कल ये वाला। तो यहां हम लोगों को ये देखने को मिला था कि भाई धारा की दिशा माइनस हो गई, उल्टा, माइनस मतलब उल्टा हो गई। तो याद रखिएगा जब ये डिस्चार्ज होता है तो यहां लिखेंगे कि कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है उससे विपरीत दिशा में डिस्चार्ज होता है। अगर बिंदु आ गया तो बन गई ना फ्री में बात। क्यों? इंडक्टर इसका उल्टा होता है। इंडक्टर जिस दिशा में चार्ज है उसी में डिस्चार्ज है। मतलब अगर इस तरफ से धारा जाते हुए चार्ज हुआ तो वो उस तरफ से ही डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। कैपेसिटर उल्टा होता है। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है उससे विपरीत दिशा में डिस्चार्ज होता है। हाँ, अब देखो ये जो समीकरण है, ये ग्राफ, दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव थी। अरे वोल्टेज का मान बढ़ना, धारा का मान गिरना, यही तो था। अब जो ये समीकरण दी गई है, इनसे जब हम ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज का मान गिरना, अच्छा जी, वोल्टेज का मान गिर गया तो समीकरण है V बराबर V ई की माइनस टी बाई टू। ये माइनस का आई शुरुआत कहां से करेगा? शुरुआत करेगा माइनस के आई से। ठीक है भाई।
अब ये यहां पर अधिकतम है, भाई माइनस के 20 है, माइनस के 10 है, तो माइनस वालों के लिए 0 सबसे अधिकतम माना जाता है। तो ये समीकरण है I बराबर माइनस आई ई की माइनस टी बाई टॉ। मान ली ये चित्र दिखाया और आपको कहा कि डिस्चार्ज होने की अवस्था में कौन सा ग्राफ सही है, तो फिर ये ग्राफ पे टिक लगाना है। आवेशित यानी चार्ज होने की अवस्था में कौन सा ग्राफ सही है, तो इस पे लगाना। देखो कहानी अभी भी नहीं बदली। ये बताओ यार, वोल्टेज का मान जब आपने डिस्चार्ज करना शुरू किया, अरे वोल्टेज का मान पूरा होना और धारा का मान यहां पर न्यूनतम, ठीक है। तो अब t बराबर 0 पर पूरा चार्ज है। अरे यार डिस्चार्ज की बात है, डिस्चार्ज करोगे तो पूरे चार्ज होने से तो डिस्चार्ज करोगे, पूरी आवेशित है और यहां पर पूरा अनावेशित है। यहां देखना जरा, वोल्टेज का मान है और धारा का मान न्यूनतम, खुला परिपथ है। पूरा अनावेशित है, वोल्टेज का मान शून्य और जहां वोल्टेज का मान शून्य वहां पर शॉर्ट। अब देखो इस चीज को, ये भी नहीं बदला। अगर पूरा आवेशित था, क्या था, अभी देखो मैच कराओ, पूरा आवेशित है क्या है, ठीक है ना। पूरा अनावेशित है क्या है, पूरा अनावेशित यहां है क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो चीजें नहीं बदली, अभी भी वही एज इट इज जो पहले था, बस पहले चार्ज हुआ था अब डिस्चार्ज हुआ है। चलो इसको फाइनल करिए, लिख लो। विपरीत रजिस्टर कहाँ से आ गया, रजिस्टर चार्ज होता है। रजिस्टर भी छोड़ो, लोड होता है वो छोड़ो। अब जैसे ये था, ये भी तो वही कर रहा है, बैटरी है, तार बांध रखे तुमने, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। जब चार्ज हो रही है करंट किधर जा रहा है, ये तो जा रहा है,
जब डिस्चार्ज हो रही है करंट लोड पे किधर को दे रहा है, यही तो काम है। नॉर्मली मैंने शुरुआत से ही तो वही तो बताया तुम्हें, बैटरी है और क्या है। रजिस्टर ही तो करंट को लिमिट करेगा मुन्ना कुमार जी, तुम्हें तो दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं, अब भी डाउट है तुम्हारे। क्या हुआ? हो गया भाई, ये देख लिया। देखो भाई, एक भाई कह रहा है कि कैपेसिटर कौन सी कंडीशन में लीड करता है। मतलब टॉपिक का कोई मतलब है? भाई अंधेरे में खड़े होकर जिधर को मन करे उधर को भाग लो, यही नहीं पता कि मंजिल किधर है। बात यहाँ कैपेसिटर के चार्जिंग की चल रही है, उस अब तक लीडिंग का नहीं पता। फंडामेंटल ऑफ बेसिस तो पूरा खत्म है हमारा। ऐसा ही जब मुंह कुछ कुछ भी खोल दो अपना, पता ही नहीं सवाल पूछना क्या है, बस लिखना है कुछ ना कुछ। यहां तक बताओ सही है मामला? यहां तक लिखा सबने? चलो नेक्स्ट लिखो। चलो फिर ऊर्जा लिखो इसमें ना। एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर, या आती है जूल, या लिखो Q स्क्वायर बाई C। V का मान Q बाई C होता है ना, तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, C कट जाएगा। लिख लिया ये? अब ये लिखो, देखो ये दो तीन चीजें लिखा रहा हूं तुम्हें। माइका कैपेसिटर, कलर कोडिंग। तो इसमें होता है बेटा, एक होती है 6 डॉट होती है इसमें ना,
6 डॉट होती है इसमें। तो ये या तो वाइट होगी ये या ब्लैक। फिर यूनिट डिजिट, मल्टीप्लायर और देखो इसमें यूनिट टेंस ये जो लिखा ना हमने, ये वही है पुरानी वाली। कौन सी? बीबी रॉय। बेटा अभी क्लास चल रही है। वही पुराने वाली बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ वाली, वही प्रतिरोध वाली जो हम लिखते थे ना, तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अरे याद है ना, तो प्रतिरोध वाली बी वाली ना, वही वाला सेम वही है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। एक रहता है इसमें नॉर्मल, ज़्यादातर जो मैं अब ये बता रहा हूँ ये ज़्यादातर हम सेरेमिक कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगह पर जनरल कैपेसिटर जो होते हैं उनके लिए भी होता है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन ये देखा होगा कहीं सवाल वाल में, कहीं किताब विताब में, तो इसमें ये 5 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो ये जनरली जो हमने ये बनाए हैं ना, ये बैंड है कलर के। तो ये बताता है सबसे ऊपर वाला ये होता है इकाई, ये होता है टेंस, ये होता है मल्टीप्लायर, ये होता है टॉलरेंस, और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे जो नीचे वाला होता है ये बताता है वोल्टेज रेटिंग। अब मान लिया इसमें वोल्टेज रेटिंग की ना पूरी टेबल होती है, तो वो पूरी रट्टा नहीं मारनी, आपको कहेगा सबसे नीचे वाला जो बैंड है वो क्या प्रदर्शित करता है, अब 4 वाला बना रहा हूं ना, 4 वाले में टॉलरेंस नहीं आता। बस जैसे एक यूनिट भी यही सेम है, दहाई भी सेम है, मल्टीप्लायर ये क्या है जी? वोल्टेज। टॉलरेंस गायब है। लेकिन मैं फिर बता दूं, इन सब के लिए बीबी रॉय वाली ही कहानी है, वो नहीं चेंज होगी भाई। ये जनरल भी होता है, सिरेमिक के लिए भी रखते हैं। ये जो है चित्र दिखा दिया कि इसका मान बताओ,
वैसे ज़्यादातर में हम जनरल में भी यूज़ करते हैं इनको ना, इस तरह से। जैसे ये मत बना कि सर ने तो गोल बना दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने तो गोल बना दिया। मेरा तो ये था पर ये 5 दिखाने का, 4 दिखाने का। नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है भाई, कभी तुम जाके डर जाओ और इसके अंदर 5 बने हो। हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये 3D में कुछ ऐसा दिखता है ये। कुछ इस तरह का दिखता है 3D में। ये नीचे लगाने का होता है और यहाँ पे बैंड बने होते हैं इसमें। हैं? ना ना, हो गया भाई, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे। मल्टीप्लेट संधारित्र या कैपेसिटर। देखो ये प्लेट है, इसमें 1 2 मल्टीप्लेट मतलब एक से ज़्यादा प्लेटें रखी हुई है। और याद रखिएगा इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरते, मल्टीप्लेट है तो बीच में यहाँ रखते हैं हम लोग हवा। ठीक है भाई। बेटा कैपेसिटर बताओ, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, तो यार एक तो ये दिख रहा होगा आपको, फिर दूसरा कैपेसिटर ये होगा, तीसरा कैपेसिटर ये दिखेगा, फोर्थ ये दिखेगा, फिफ्थ, 6 7 8 दिख रहे हैं ना। प्लेट कितनी है? 9 है। कैपेसिटर कितना दिखा? 9 - 1, यही तो दिखा। अच्छा, तो हमारे लिए जो n है वो प्लेट की संख्या है, तो C बराबर में n-1, एक कम दिख रहा है ना, n-1 A/d, जो बीच की दूरी है प्रत्येक के, ये d है और ये वही पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एप्सिलॉन A/d फैराड।
मल्टीप्लेट ना, एक से ज़्यादा प्लेट है ना भाई। अगर आपको कहें कि एक 10 प्लेट वाला है तो कितने से गुणा हो गया, फिर वही 10। अरे n-1 भाई 9 से करेगा ना, है? हाँ तो गुणा तो 9 से हो गया ना भाई। आजकल पढ़ता नहीं तो घर जा पढ़ता है। बना लो बना लो। 10 होती तो 9 बनते, 20 होती तो 19 बनते। हाँ वेरिएबल भी हुई, जिसे हम ट्रिमर और गेइंग टाइप बोलते हैं। फॉर्मूला यही है, बस उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाते हैं कि एक साइड को हम लोग वेरी करवा सकते हैं इसको ना ऐसे। इसमें 2 पेज छोड़ देंगे आप, 2 पेज छोड़ देंगे, थोड़ा सा थ्योरी है वो लिखा दो। चलिए यहाँ से आगे कल करते हैं।